हेलो बच्चों, आज हम लोग विद्युत विभव और संधारित्र चैप्टर का क्लास नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आज का पहला टॉपिक है पराविद्युत। वैसे तुम पराविद्युतांक पहले से जानते हो कि हम लोग कूलाम के नियम के बाद से पराविद्युतांक के यूज कर रहे हैं, बट पराविद्युतांक है क्या, है ना। पराविद्युत किसे कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे आज के क्लास में। तो शुरू करते हैं पराविद्युत से। ऐसे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, मतलब है तो वो कुछ अलग। पहली प्रॉपर्टी है कि वो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करते हैं। मतलब उसमें थोड़ा सा पोलराइजेशन आ जाता है, थोड़ा सा ध्रुवण आ जाता है जब हम लोग उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, पराविद्युत। जैसे कि अगर तुम देखो कांच, है ना, पेपर, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो पराविद्युत है ना। पॉलीथीन जो होता है, प्लास्टिक है, वो पराविद्युत है। वैक्स, मोम, वो कुछ हद तक पराविद्युत जैसा काम करता है। पराविद्युत क्या है, ऐसे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। अगर मैं कांच का एक टुकड़ा लूं और उसके दोनों टर्मिनल में बैटरी के दो सिरे जोड़ दूं और ये एक्सपेक्ट करूं कि धारा बहेगी, तो पता है धारा नहीं बहेगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहां तो धारा नहीं बह रही है ना। तो पराविद्युत ऐसे पदार्थ हैं जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। विद्युत धारा प्रवाह जो है वो नहीं होगा, किंतु वो आंशिक रूप से ध्रुवीय हो जाएंगे, ध्रुवीय हो जाएंगे। ठीक है, वो आंशिक रूप से ध्रुवीय हो जाएंगे, उसमें पोलराइजेशन आ जाएगा। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, पराविद्युत। अब पराविद्युत जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इसको दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो पहला टाइप है वो होता है अध्रुवीय पराविद्युत। अध्रुवीय पराविद्युत। और जो दूसरा टाइप है वो है ध्रुवीय पराविद्युत। बेटा किन्हें कहेंगे अध्रुवीय पराविद्युत और किन्हें कहेंगे हम लोग ध्रुवीय पराविद्युत, इसको समझते हैं। ऐसे पदार्थ जो पहले से ध्रुवित है, मतलब उनको ध्रुवित करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पहले से ही क्या है, ध्रुवित है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय पराविद्युत। पर वो ऐसे पदार्थ जो पहले से ध्रुवीय नहीं है ना, विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्रुवीय हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अध्रुवीय पराविद्युत। जैसे कि अगर मैं अध्रुवीय पराविद्युत को समझाने की कोशिश करूं तो सपोज कि एक मटेरियल है कुछ इस तरह का, जिसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो ध्रुवीय नहीं है। सेंटर में पॉजिटिव है और चारों तरफ नेगेटिव जो है वो घूम रहा है। जैसे कि कोई एटम है, सेंटर में पॉजिटिव है, चारों तरफ कोई नेगेटिव घूम रहा है। ठीक है, इसी तरह समझो सेंटर में पॉजिटिव है, चारों तरफ कोई नेगेटिव घूम रहा है। ऐसे ये कोई पोलराइज्ड है नहीं, ये नॉन पोलराइज्ड है। बट जब हम लोग इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, विद्युत क्षेत्र कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए, सपोज कि मैं यहाँ एक प्लेट ले लेता हूं, ये एक प्लेट है। ठीक है, एक और प्लेट ले लेते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ दो प्लेटें हैं समझ जाओ। एक प्लेट पर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज। चलो ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा प्लेट है, यहाँ पर क्या रख दिया, नेगेटिव। और अगर हम लोग इस मटेरियल को इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, यहाँ जैसे हम लोग इसके अंदर डालेंगे, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पोलराइज्ड हो जाएंगे। इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो एक तरफ आ जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव पार्ट एक तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। अब तुम देखोगे कि ये पोलराइज्ड हो गया है। ठीक है, ये पोलराइज्ड हो गया है, ये ध्रुवीय हो गया है। पहले तो था अध्रुवीय, पर विद्युतीय क्षेत्र में डालने पर वो क्या हो गया है, ध्रुवीय हो गया है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अध्रुवीय पराविद्युत। दूसरा टाइप भी हो सकता है, ऐसे पदार्थ जो पहले से ध्रुवीय हैं, जिनके अवयवी कण पहले से ध्रुवीय हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बट वो छोटे छोटे ग्रुप्स में है और किसी तरह का कोई रिजल्टेंट जो इफेक्ट है वो पैदा नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये है तो ध्रुवीय, इनके अवयवी अणु पहले से ध्रुवीय हैं, पर इनको जब हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं, है ना, तो ये भी क्या करेंगे, ठीक उसी तरह का इफेक्ट जनरेट करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने पहले देखा। यहाँ
तुम देख पाओगे एक तरफ अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लें कुछ इस तरह इस प्लेट में, और दूसरे पर अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज ले लें, और इस बीच में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डालूं तो हम देखेंगे कि इस तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब ये बाद में एक ही टाइप का बिहेव करते हैं, पहले क्या है ये इंपॉर्टेंट है ना। ध्रुवीय पराविद्युत को अगर तुम विद्युत क्षेत्र में डालो तो भी ध्रुवीय हो जाएगा, अध्रुवीय पराविद्युत को भी विद्युत क्षेत्र में डालो तो वो हो जाएगा ध्रुवीय ही, है ना। पर पराविद्युत ऐसे पदार्थ हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, ठीक है। अब यहां पर एक आता है छोटा सा टॉपिक, परावैद्युत शक्ति, है ना। इसको हम लोग देख सकते हैं परावैद्युत शक्ति, इसको ध्यान देंगे। अब परावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं? आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह मान जिस पर ये जो कुचालक पराविद्युत है चालक बन जाता है, मतलब अपने कुचालक गुणधर्म को छोड़ देता है, उसे हम कहते हैं पराविद्युत शक्ति। आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह मान जिसके बाद हम देखते हैं कि पराविद्युत पदार्थ अपने जो पराविद्युत सामर्थ्य है, वो जो कुचालक है उसको छोड़ देता है और वो चालक जैसा व्यवहार करने लगता है, उसे कहते हैं हम लोग पराविद्युत शक्ति। ध्यान दें, अलग अलग जो मटेरियल है उनकी पराविद्युत शक्ति अलग अलग होती है। जैसे कि अगर निर्वात, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लें, जैसे निर्वात का पराविद्युतांक होता कितना है 1, बट इसकी पराविद्युत शक्ति अगर हम इसकी शक्ति देखें, पराविद्युत शक्ति कितनी है तो अनंत है ना। कुछ और डाटा ले लेंगे, जैसे अगर हम लोग हवा ले लेते हैं तो हवा का जो पराविद्युतांक होता है वो होता है 1.00054, 1.00054, इसीलिए हम लोग इसे ऑलमोस्ट 1 ही ले लेते हैं। इसकी जो पराविद्युत शक्ति होती है वो 0.8 होता है, ऐसा कुछ, ठीक है, समझ में आया। और अगर हम लोग और देखें जैसे जल, वाटर का पराविद्युतांक कितना होता है 81, और इसकी पराविद्युत शक्ति होती है ना, वो अननोन है, बुक में डाटा नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो इस तरह से समझो कि अलग अलग मटेरियल का एक पराविद्युतांक होगा और पराविद्युत शक्ति होगी। जैसे कि एक और दिया है पेपर, मतलब कागज ले सकते हैं, कागज का पराविद्युतांक दिया हुआ है बुक में 3.5, 3.5, और अगर हम लोग इसकी पराविद्युत शक्ति देखेंगे तो वो कितना है 14, है ना। और ये जो डाटा हम लोग लिख रहे हैं, पराविद्युतांक का तो कोई यूनिट नहीं होता, और इसका है किलोवोल्ट पर मिलीमीटर, किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। ये किलोवोल्ट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, इनके बीच में हम लोगों ने क्या अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वोल्टेज अप्लाइड किया। पर मिलीमीटर, mm है ये, सॉरी मैंने मीटर लिख दिया, डबल m है, पर मिलीमीटर, यूनिट मिलीमीटर में अगर हम लोग इनफाइनाइट किलोवोल्ट पर mm लगाएंगे तभी वो चालक के समान व्यवहार करेगा, पर हवा में 0.8 किलोवोल्ट पर mm अगर लगाएंगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए देखते हैं जब हम लोग एयर में ज्यादा वोल्टेज अप्लाई हो जाता है तो स्पार्क होने लगता है, बिजली जाने लगती है तो वो पराविद्युत पदार्थ वैसे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता, पर विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग उसको रखते हैं तो फिर वो विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, वो चार्ज हो जाता है। तो ये कहलाती है पराविद्युत शक्ति। पराविद्युत शक्ति होगी किलोवोल्ट पर mm में, मतलब अगर हम लोग इसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसके यूनिट मिलीमीटर में इतना वोल्टेज अगर अप्लाई होगा तो उस केस में वो जो इंसुलेटर है, कुचालक है, वो किसकी तरह काम करने लगेगा, चालक की तरह। तो एक बार इस टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। क्या होते हैं पराविद्युत? ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः हैं विद्युत के कुचालक, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो ध्रुवित हो जाते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, पराविद्युत कहते हैं। पराविद्युत दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय पराविद्युत ऐसे पदार्थ हैं जिनके अवयवी कण पहले से ध्रुवित हैं, किंतु वो छोटे छोटे समूह में इस कारण से कोई विद्युतीय गुण का प्रदर्शन नहीं कर रहे, पर जब हम लोग उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करेंगे। एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वो चार्ज हो रहे हैं। अध्रुवीय पराविद्युत कैसे हैं? तो जो पहले से ध्रुवीय नहीं है, किंतु जब हम लोगों ने उसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये भी एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आ गया, मतलब इसमें भी पार्शियल पोलराइजेशन, आंशिक ध्रुवण हुआ। पराविद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो आरोपित विद्युत क्षेत्र का परिमाण जिस पर जो पराविद्युत पदार्थ है वो चालक के समान व्यवहार करने लगता है, मतलब अपने से विद्युत धारा प्रवाहित करने लगता है, उसे हम लोग कहते हैं पराविद्युत शक्ति।
ये अप्लाइड वोल्टेज पर मिलीमीटर के हिसाब से होगा, ठीक है, वोल्टेज पर एमएम के हिसाब से होगा, ठीक है बेटा। अगर तुम E और dV एंड dV, E और V के बीच में रिलेशन देखें तो E इज इक्वल टू dV बाई dx होता है। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, है ना। बट यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किलो वोल्ट कर लिए हैं और पर मिलीमीटर ले लिए हैं, तो ये इससे काफी बड़ा यूनिट होगा, है ना। तो बड़े यूनिट में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, अनलेस बहुत बड़ा डिजिट लिखना पड़ता। बेटा अब हम पढ़ेंगे आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और जैसा कि तुम देख रहे हो मैंने पहले ही मोस्ट टाइम पे लिख दिया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ, अभी समांतर प्लेट संधारित्र तो वही होगा जैसे हम लोग पहले पढ़े थे। तो भाई इसके लिए मैं क्या ले ले रहा हूँ, एक प्लेट ले ले रहा हूँ कुछ इस तरह का, इस प्लेट का नामकरण संस्कार कर देते हैं भाई, कुछ ए लगा देते हैं। इसके इस तरफ हम देख रहे हैं दूसरा प्लेट है यूं, समांतर प्लेट संधारित्र है तो ये बी, चलो इसको ए डैश बी डैश ले लेते हैं। इन दोनों के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है ए, इनके बीच की दूरी कितनी है डी, जैसा कि हमने पहले लिया था। इस बीच में हमें क्या लेना है, एक आंशिक रूप से भरा पराविद्युत पदार्थ वाला लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पॉलीथीन, रबर, वैक्स, मोम, इस तरह का कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति से भरा है, ये एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ना। ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ये जो पराविद्युत पदार्थ है, इसका पराविद्युतांक हम क्या ले लेते हैं K, और इसकी जो मोटाई है यहां से यहां तक की, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं T। ठीक, मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे कि आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ की उपस्थिति का मतलब क्या है। पूरा नहीं भरना है, थोड़ा भरना है, आंशिक भरना है ना, पार्शियली फिल्ड है। अब अगर मेरे को इसको संधारित्र में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, चाहो तो नेगेटिव को अर्थ कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, और यहां से हमने क्या ले लिया, इसको अर्थ कर लिया। कुल मिलाकर के देखेंगे तो सर्किट कंप्लीटेड है, नेगेटिव जो है वो अर्थ के थ्रू ऐसे चला गया है। तो अभी अगर हम देखें यहाँ तो ये सर्किट कनेक्ट हो गया। अब होगा क्या, देखो जैसे ही यहां से हम लोग कनेक्ट करेंगे, प्लेट ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लेट ए पर आ जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव के कारण यहां नेगेटिव आने से पहले भी कुछ होगा। ये क्योंकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो जैसे ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो यहां तुम देखोगे कि इस पर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर तीन छोटे छोटे संधारित्र बन चुके हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इस ए के बीच में यहाँ, दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, और तीसरा तुम देखोगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब और बी के बीच में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन छोटे छोटे संधारित्र बन चुके हैं। अभी मान लेते हैं ये जो प्लेट ए डैश है उससे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, x, ये x है, ये t है, ये टोटल कितना हुआ t प्लस x। तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, बचा हुआ डिस्टेंस मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, d माइनस टी प्लस एक्स, कितना होगा d माइनस टी प्लस एक्स। अभी मान लेते हैं कि ये जो दो प्लेट है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3 है। ठीक है, V1, V2 और V3, इस तरह से तीन विभव अंतर वहां पर है, तीन पोटेंशियल है। अच्छा, अब अगर मान लो मेरे को ये जो संधारित्र हमारा बन गया, इसकी कुल धारिता की गणना करनी है ना। तो कुल धारिता की गणना करनी पड़ेगी। तो चूंकि धारिता, भैया धारिता तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इंतजार करेगा कि V निकाल करके यहाँ पर तुम ठोसो। अच्छा, अगर मेरे को टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, V1, V2 एंड V3, है ना। चूंकि
संधारित्र का कुल विभव, ऐसा लिख सकता हूं, संधारित्र का कुल विभवांतर, ऐसा लिख लेते हैं, विभवांतर। ठीक है, ये कितना है, v क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, ऐसा होगा। विभव है, कैसी राशि है, सदिश या अदिश, अदिश राशि है। परिणामी सदैव बीजगणितीय योग होता है, एल्जेब्रिकल सम होता है, बीजगणितीय योग होता है। तो v1 v2 और v3 है ना। अभी हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में ही पढ़ा था v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ऐसा पढ़ा था, है ना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में ऐसा पढ़ा था। तो उस केस में हम ले सकते हैं v इज इक्वल टू क्या, E1 इंटू, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है x, E2 इंटू ये डिस्टेंस कितना है t प्लस E3 इंटू डिस्टेंस कितना है d माइनस t प्लस x। बेटा यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा ले रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, E1, E2 और E3 समांतर प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, हम जानते हैं E बराबर होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। पढ़े हैं इसको, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के होता है E1, V इज इक्वल टू, लिख रहे हैं, अच्छे से ध्यान देना, यही टॉपिक, यही पॉइंट टफ है, अनलेस तो कुछ नहीं है। E1 इन दोनों प्लेट के बीच में क्या है, यहां पर हम लोग ले लेते हैं एयर है या वैक्यूम है, यहां पर भी, बाकी हिस्से में तुम देख रहे हो पराविद्युत पदार्थ है, इधर भी हवा या वैक्यूम है, इधर भी हवा या वैक्यूम है। तो E1 का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है 1 इंटू क्या हो जाएगा x। E2 का वैल्यू रखेंगे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, हमने माना है k, तो यहां लिख लेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k इंटू यहां क्या है t प्लस E3 का वैल्यू फिर से हवा है, क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना है भाई, यहां पर है d माइनस टी माइनस एक्स, लिख लो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, d माइनस टी प्लस एक्स था, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस टू प्लस माइनस। अच्छा, सब में कुछ कुछ कॉमन है, देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा, सब में कॉमन निकल जाएगा। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, चलो कॉमन। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा केवल x, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा t बाई के प्लस यहाँ क्या बचा d माइनस टी माइनस एक्स, ऐसा हुआ। बेटा क्या कैंसिल हो रहा है, क्लियरली दिख रहा होगा, x तो x से खत्म भाई, x तो x से कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन ए, पृष्ठावेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठावेश घनत्व कहते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, d माइनस टी प्लस टी अपॉन की, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, ऐसा v निकल गया। अब क्या v निकल गया तो समीकरण 1 में रखना ही है, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, अगर समीकरण 1 में मान रख दें तो c बराबर है q अपॉन, v की जगह वैल्यू रख देते हैं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, ऐसा होगा। अच्छा, d, बेटा एक स्टेप कर ले रहा हूं, चलो इनसे मैं माइनस टी कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर जो भी होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 1, माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, टी कॉमन निकाले तो केवल 1 बचा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, टी कॉमन निकल गया, वहां बचा 1 बाई के। ये थोड़ा सा कठिन स्टेप है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मेरे ख्याल से तुम तो समझ ही गए होगे। ध्यान देना एक बार फिर से, माइनस टी कॉमन निकाला, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला इसलिए माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, टी कॉमन निकाला तो टी बाहर आ गया, बच गया 1, ठीक है। अब यहां से क्यू निपट गया भाई, क्यू खत्म, ऊपर में क्या रहा है c इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट ए पलट करके ऊपर आ गया, सांप का पूंछ खूंदोगे, सांप पलट के काटता है पूंछ, ये मुंडी है यार, ये पूंछ खूंदे तो वापस काटा,
अच्छा ये क्या हो गया, d माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। ये हमारा निकल गया क्या, ये हमारा निकल गया कैपेसिटेंस। ये हम लोगों को चाहिए था, ये हमने निकाल लिया। इसी को हमको पूछा जाएगा, है ना, जब भी हमसे पूछा जाएगा तो, है ना, समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ है, धारिता कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, समझ में आया? ये निकालने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये टॉपिक हम लोगों ने अभी निकाला। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जा सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। बेटा तुम लोगों ने पिछले क्लासेस में प्रतिरोध का संयोजन पढ़ा होगा 10th में, वो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है। यहाँ पर भी हम लोगों को वही करना है, संधारित्रों का संयोजन क्या, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, दो अलग अलग क्रम होते हैं ना। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन से। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, सोचो कि दो संधारित्र हैं कुछ इस तरह से, यूं हम लोगों ने उसको इस तरह जोड़ दिया। अच्छा बेटा श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, सिंपल सा टेक्निकल बात है, धारा में कोई बंटाव नहीं होना चाहिए, धारा अपने मार्ग से विचलित नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा भागों में नहीं बंटनी चाहिए, कोई बंटवारा नहीं हुआ अगर धारा का कोई बंटवारा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि श्रेणी क्रम है। अच्छा एक और आसान तरीका जान लो, है ना, संधि। अच्छा ये हिंदी वाली संधि नहीं है भाई, संधि मतलब जोड़। अगर कम से कम 3 लाइव वायर है, कम से कम ना, अधिक से अधिक का कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना जोड़ लो, है ना। तुम देखते ही होगे, तुम्हारे घर के सामने से जैक लगाते होंगे बांस निकाल करके, है ना, तार में से फंसा देते होंगे, वो क्या बन गया, एक संधि। तार से धारा ऐसे जा रही थी, अगर हम लोग एक तार लेकर के ऐसे फंसा दे हुक, तो उससे इधर से भी धारा बहने लग गई, तो इसका मतलब वो हो गया क्या, संधि। तो संधि जो है, जंक्शन जो है, इसको इंग्लिश में हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां करंट कम से कम 3 जो लाइव वायर होते हैं, जिंदा तार होते हैं, जिंदा तार मतलब जिसमें धारा बह रही है, उसको जिंदा बोलते हैं, नहीं तो मरा हुआ है। ठीक है, तो 3 कम से कम लाइव वायर जुड़े हों उसको संधि बोलते हैं। 3 से ज्यादा जितना तुम 4, 5, 6, 10, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जोड़ सकते हो। तो अगर बीच में कोई जंक्शन है मतलब पक्का वो श्रेणी क्रम में नहीं है, और अगर जंक्शन नहीं है तभी वो श्रेणी क्रम में है। तो मान लेते हैं ऐसे दो संधारित्र हैं भाई, इसको हम लोग एक बैटरी से इस तरह से जोड़ दिए यूं, तो इस बैटरी से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, इसके ऊपर आ जाएगा यूं, इसके कारण प्रेरण से इस पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव के कारण इधर पॉजिटिव आएगा, वो बह के यहां आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ गया, अब इसके कारण यहां नेगेटिव आ जाएगा, अब उसके कारण यहां पॉजिटिव आएगा, वो बह के नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ चार्ज तो कांस्टेंट है, ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, ये फिर प्लस क्यू होगा, ये फिर माइनस क्यू होगा, चार्ज तो कांस्टेंट है। बट यहाँ का पोटेंशियल जो है वो V1 है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V2। इसका जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग C1 ले लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस ले लेते हैं C2। C1 और C2 मान लेते हैं ये दोनों संधारित्रों की धारिताएं हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक बैटरी से इसे कनेक्ट किया, और ये कौन सा क्रम है भाई, बोल चुका हूं पर फिर भी लिख देते हैं, ये है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। तो माना दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 है, जिनको चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, प्रवाहित आवेश की मात्रा Q होगी और विभव कितना होगा, V1 और V2। ठीक है, अभी अगर इसका तुल्य मतलब इक्विवेलेंट बराबर इसका टोटल पोटेंशियल यूं जो अप्लाई किया हम, है ना, वो कितना है, V है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा भाई, अदिश राशि है, बीजगणितीय योग होता है, V1 प्लस V2 होगा। इसको ले लेते हैं समीकरण 1, इसमें ठूसेंगे, चूंकि C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, जहां C परिपथ की तुल्य धारिता है, ऐसा क्या, तुल्य धारिता है ऐसा बोल देंगे। तुल्य धारिता मतलब इसका टोटल जो धारिता है उसको क्या मान लिया, C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो गया, देन V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C।
v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन c। देन इसी प्रकार एक बहुत ही खतरनाक शब्द है, जिस प्रकार मेरे दोस्त के लिए बाइक खरीद दी गई, मेरी सहेली के लिए स्कूटी खरीद दी गई, उसी प्रकार मेरे लिए भी खरीदा जाए, ऐसा बोलते हो। फिर तुम्हारे पापा बोलते हैं जिस प्रकार टॉपर ने 99% लाए तू भी ला, फंस गए, नहीं बोलना। इसी प्रकार v1 क्या होगा, v1 इज इक्वल टू होगा q बाई c1। अभी q तो कांस्टेंट है ना, q तो नहीं बढ़ रहा है, तो q बाई c1 हो जाएगा। और v2 इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन c2। भैया ये v1 और v2 का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर रख देंगे, प्यार से रखेंगे एकदम। समीकरण 1 में मान रखने पर रख दे तो v बराबर क्या रखना है, q बाई c। अच्छा, v1 की जगह क्या रखना है, q बाई c1। v2 की जगह क्या रखना है, q बाई c2। q कॉमन निकल रहा है भाई, उधर से देखो q कॉमन 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2। q से q खत्म, कैंसिल आउट। 1 बाई c इज इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2। ये हमारा काम खत्म हो गया। इस तरह श्रेणी क्रम में जब भी हम तुल्य धारिता निकालेंगे वो कितना निकलेगा, इतना 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2, तीसरा होता था प्लस 1 बाई c3, चौथा होता 1 बाई c4, और इसी तरह से अपन बढ़ाते जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता की गणना कर ली। मेरे ख्याल से तुम लोग इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है, समांतर क्रम। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन के लिए मान लेते हैं दो संधारित्र है भाई। एक संधारित्र ये ले लेते हैं, संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है, C1, ठीक। दूसरा संधारित्र यहां लगा देंगे, इसकी धारिता कितनी है, C2। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है तो मतलब पक्का संधि होगा, ऐसे यहां संधि बना लेते हैं यूं। इधर से करंट आएगा, दो पार्ट में बटेगा, यूं यहां से वापस आएगा। एक बाहर से हम लोग क्या कर देते हैं, चलो एक बैटरी जोड़ देते हैं यूं। अच्छा, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मान लेते हैं Q आवेश बहा, ये दो भागों में बट गया, Q1 और Q2। यहां पर क्या आएगा, प्लस Q1, यहां क्या आएगा, माइनस Q2, यहां सॉरी Q1, यहां क्या होगा, प्लस Q2, ऐसा है, यहाँ प्लस Q2, इधर क्या आएगा, माइनस Q2। अब अगर यहाँ माइनस Q1 है तो इसके अपोजिट साइड कितना आएगा, प्लस Q1, वो यूं बहेगा। यहाँ माइनस Q2 है तो इसके अपोजिट साइड क्या आएगा, प्लस Q2, यूं बहेगा। ये दोनों मिल जाएंगे Q बन करके, यूं वापस फिर से अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से Q आया, Q1 Q2 में बटा, फिर Q1 Q2 यूं आ गए, है ना। बट बेटा हम देखेंगे यहाँ, अगर इस सिरा को हम A ले लेते हैं और इस सिरा को B ले लेते हैं तो A और B तो फिक्स है, चाहे वो कोई भी कैपेसिटर हो, C1 के लिए भी और C2 के लिए भी, क्योंकि A और B फिक्स है। अगर A का विभव VA हो, B का विभव VB हो, तो इनके बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है, सपोज अगर V लिखें तो क्या होगा, वो A से B बह रहा है ना, तो VA माइनस VB होगा। अब धारा तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव होता है ना, तो A और B के बीच का विभवांतर कांस्टेंट होगा, विभवांतर कांस्टेंट होगा, कंफर्म, ठीक है। विभवांतर यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे करके यहां से आया और यूं ऐसे करके बह गया, ठीक है, आया समझ में। अभी यहाँ पे अगर मैं टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू लिखूं तो वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। कुल आवेश या कुल प्रवाहित आवेश, ऐसे डरा देते हैं, कुल प्रवाहित आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, क्योंकि आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है, वो सदैव एडिटिव होता है, मतलब योगात्मक होता है। तो जोड़ देंगे तो परिणाम ही आ जाता है, तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। चूंकि C इज इक्वल टू Q अपॉन V, अच्छा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यहाँ क्या लिखेंगे, जहां C परिपथ की तुल्य धारिता है, क्या है भाई,
परिपथ की तुल्य धारिता है। ठीक है, जहां C क्या है, परिपथ की तुल्य धारिता है। अच्छा, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V लिख सकते हैं। अब एक फिर खतरनाक वर्ड भाई, पहले भी यूज कर चुके हैं, कौन सा प्रकार, इसी प्रकार। इसी प्रकार अगर अपन लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 बह रहा है, धारिता कितनी है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस V, तो C1 इंटू V। Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू V। V कांस्टेंट है, चाहे वो C1 हो C2 हो या इन दोनों का तुल्य हो एक, है ना, सबके लिए समान। अब समीकरण 1 में मान ठूंसने पर, रखने पर लिखना, ठूंसने पर मत लिखना, और नहीं मानेगा तो थोड़ी ना हम लोग मान जाएंगे, जबरदस्ती ठूंस देंगे। क्योंकि जगह रखेंगे क्या, CV, अच्छा हाँ कैपिटल है ना, तो ऐसे कर देते हैं। अब Q1 की जगह C1V, C2V, कैपिटल है, थोड़ा सा ऐसे कर देने से कैपिटल टाइप का लगता है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, V कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा C1 प्लस C2। V तो भाई V, अरे C काट दे रहा था, V तो खत्म, क्या हो गया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो जब भी हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा जो तुल्य धारिता आएगा वो कितना आएगा, देखो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और तीसरा होता तो C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6, ऐसे होता जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने संधारित्रों को दो तरह से जोड़ा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, है ना बेटा। प्रतिरोध में मिश्रित क्रम भी होता है पर यहाँ नहीं होता, यहाँ दो क्रम हमारा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसके अंकित प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं और काफी आते हैं, जिनको हम लोग आगे फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए अलग से सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास इसी नोट पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास इससे भी इंपॉर्टेंट दो डेरिवेशन है, उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इस चैप्टर में बच गए हैं। तो इसी नोट पर हम लोग आज का क्लास क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं।